हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंश 5G अकेडमी में। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज मेरी यूट्यूब की यह पहली क्लास है और इस वीडियो के थंबनेल्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा उसके अपवर्तन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी आगे की वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश जैसा कि एनसीईआरटी का ये 10वां चैप्टर है और हमारी जो राजीव प्रकाशन, जी आर बाटला वगैरह की बुक्स की फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, इसलिए हम प्रकाश के बारे में सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करने का मतलब है कि जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें जो है किसी भी वस्तु को देखती हैं। यानी कि अगर प्रकाश ना हो तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करने का मतलब है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें जो है संसार की सभी वस्तुओं को देखती हैं। यानी कि जब सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की प्रकाश की किरण जो होती है किसी वस्तु पर आकर पड़ती है और उसके बाद उस वस्तु से वही किरण चलकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सबसे पहला जो गुण होगा प्रकाश का कि यह सरल रेखा में गति करेगा। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तथा दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और इसका तीसरा गुण है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10 की पावर। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है चाल जो होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल की बात हो रही है यहाँ पर, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और चौथा जो इसका गुण होगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। अब हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। इन शब्दों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन शब्दों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये शब्द क्या होते हैं? तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा। अब प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसके बाद में जो इसका 5वां गुण होगा, प्रकाश अन्य तरंग के लाक्षणिक गुण जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि प्रदर्शित करता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश के गुण हम 5 गुण लगभग जाने, इतना पर्याप्त होगा प्रकाश के बारे में। अब हम अगली टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। अगली टॉपिक जो है हमारा प्रकाश की किरण। सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। रेखा और किरण में अंतर होता है दोस्तों। रेखा उसे कहते हैं जो 2 बिंदुओं को मिलाती है, उसे हम रेखा कहेंगे। और जो एक बिंदु से शुरू होकर और अनंत तक जाती है उसे हम किरण कहेंगे। तो प्रकाश की किरण जैसे जिस उद्गम स्थान से शुरू होती है वह एक निश्चित बिंदु हुआ और उद्गम स्थान से शुरू होकर वह अनंत तक जाएगी, इसे हम कहेंगे प्रकाश की किरण। अब हमने बात की उद्गम, ये शब्द भी याद रखिएगा, इस शब्द को भी हम डिफाइन करेंगे। चलिए, प्रकाश की किरण के बारे में हमने जाना और इसी के साथ साथ हम अभिसारी और अपसारी की भी बात कर लेते हैं। अभिसारी
प्रकाश की किरणें जो होती हैं, प्रकाश की किरणें वो 3 प्रकार से मिलती हैं। एक अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। हम अभिसारी के लिए याद रखेंगे अभिमिल, अभिमिल, और अपसारी के लिए याद रखेंगे अपजा। ये 2 शब्द हम याद रखेंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि क्या आगे होने वाला है और अभिसारी में क्या होता है, अपसारी में क्या होता है। दोस्तों, ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण हमें बार बार इरेज करना पड़ रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, अभिमिल, जहां पर कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, तो वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हुआ। यहाँ एक बिंदु है और कई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये हमारा अभिसारी हुआ, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हुआ। और जहां कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हों, जहां कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हों, अपजा, एक बिंदु हुआ, यहां से कई प्रकाश की किरणें जाती हुई जा रही, ये हमारा हुआ अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ये हमारा क्या हुआ, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब हम बात करने जैसे समांतर के नाम से ही स्पष्ट है कि जहां प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित आप जा रही हो, ये समांतर प्रकाश किरण पुंज है। बस तीनों हमने स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हमारी जो अगली टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये एक घटना होती है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन ये एक घटना होती है जब किसी उद्गम स्थान का प्रकाश, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलकर किसी चिकने तल पर, यानी किसी भी चिकने तल पर आकर पड़ता है, किसी चिकने तल, यानी कि जो दूसरा माध्यम हो, जब एक माध्यम से जैसे वायु से प्रकाश की किरण चली और किसी चिकने तल पर दूसरे माध्यम में टकराई, वो माध्यम जो होना चाहिए वो अपारदर्शक होना चाहिए। अब हमने अपारदर्शक एक शब्द कहा, तो सबसे पहले हम माध्यम की बात कर लें। माध्यम भी 3 होते हैं, एक होता है पारदर्शक, दूसरा होता है पारभाषक और तीसरा होता है अपारदर्शक। तीनों को हम स्पष्ट करेंगे। पारदर्शक माध्यम जो होता है जिसमें प्रकाश की किरण एक साइड से दूसरे साइड पर लगभग 100% चली जाए, जिसमें प्रकाश की किरण एक साइड से मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में 100% चली जाए, वो माध्यम होगा पारदर्शक। जैसे शीशा हुआ, साफ शीशा, कांच हुआ और झिल्लियां हुई, वायु हुआ, पानी हुआ इत्यादि, ये सब पारदर्शक माध्यम है। पारभाषक माध्यम वह माध्यम जिस माध्यम में सूर्य के प्रकाश की किरण या किसी भी प्रकाश की किरण इस पार से उस पार पूर्ण रूप से न जा सके, यानी कि आंशिक रूप से ही जा पाए, वह हमारा पारभाषक माध्यम हुआ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अब अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिस माध्यम में प्रकाश की किरण इस पार से उस पार बिल्कुल भी न जा सके, यानी कि वह माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की किरण इस पार से उस पार बिल्कुल भी ना जा सके, वह हमारा अपारदर्शक माध्यम हुआ। इसका मतलब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी अपारदर्शक माध्यम से टकराती है, मान लिया सूर्य है हमारा और सूर्य से प्रकाश की किरण कोई चली और ये हमारा वायु यहाँ पर माध्यम था और ये दूसरा माध्यम सपोज कर लीजिए हम कांच मान लेते हैं, कांच नहीं मान सकते हैं, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मतलब एक अपारदर्शक माध्यम मान लेते हैं कि इस पार हमारी प्रकाश की किरण नहीं जा पाएगी।
तो जब इस सूर्य के प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई इस बिंदु पर, तो जाहिर सी बात है ये अपारदर्शक माध्यम है तो इस पार जा नहीं पाएगी, तो उसी पार मतलब उसी माध्यम में दोबारा यह लौट जाएगी, उसी माध्यम में यह दोबारा लौट जाएगी। और यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं इस बिंदु पर, ये अभिलंब डाल दिया, तो ये हमारा बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, और इसको हम मान लेते हैं अभिलंब एम। तो जब हमारी प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शक माध्यम, एक माध्यम से चलकर किसी भी दूसरे माध्यम में जो अपारदर्शक है वहां पर टकराती हैं, तो उस पार न जा पाने के कारण वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रकाश का परावर्तन एक घटना है, तो यह पूरी घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें दो कोण मिल रहे हैं, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, जहाँ की ये आपतित हमारी किरण है, ये किरण हमारी आपतित किरण है, और ये हमारी वापस लौटी है, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। और इस कोण को हम, इस एंगल को कहेंगे आई, और इस एंगल को हम कहेंगे आर। यानी कि ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा आपतन कोण है, और ये हमारा परावर्तन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है। ये हमारा कोई दर्पण मान लीजिए जिसे एक तरफ से कलाई किया हुआ है, कोई भी शीशा M1 M2 एक हमारा दर्पण है। तो हमने जैसा कि पहले कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी भी चिकने तल पर आपतित होती हैं, तो वह उस पार न जा पाने के कारण उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जैसा कि यह आपतित किरण हमारी आपतित हुई बिंदु बी पर, और वहीं से फिर यह परावर्तित हो गई। तो अब हम परावर्तन के बारे में जान गए कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम क्या है, किस स्थिति में परावर्तन होगा, कब आखिर परावर्तन होगा, परावर्तन के नियम। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। आपतित परावर्तन का पहला नियम क्या है, परावर्तन का पहला जो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। जो इसका पहला नियम है कि जो आपतित किरण है और जो एक परावर्तित किरण है तथा ये अभिलंब जो है ये एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो देखिए एक बिंदु पर है, ये पहला नियम ये हुआ। और इसका दूसरा नियम क्या है कि जो ये आपतन कोण है, यानी कि अभिलंब से जो अलग हुआ आपतन कोण है आई, ये आपतन कोण जो आई है और जो ये परावर्तन कोण है, ये दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम जैसा कि परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ चुके, तो अब हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। परावर्तन के यही दो नियम थे, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले का, सपोज कर लिए कांच के खोखला गोला है एक ये। अब हम लाइव तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पर सारी बातें सपोज ही करनी होंगी। गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से काट लें तो एक हमारा ये गोलीय दर्पण तैयार हो गया। खोखले कांच का गोला जो है खोखला होना चाहिए, और अगर यहाँ से काट लें तो ये गोलीय दर्पण हमारा तैयार हो गया। ये गोलीय दर्पण हमारा तैयार होगा, एक ये मतलब दोनों अगर यहाँ से भी काट लें तो यहाँ पर ऊपर भी एक गोलीय दर्पण, यहाँ से काट लें तो यहाँ नीचे भी एक गोलीय दर्पण। मतलब हम किसी कांच के खोखले गोले को काट कर हम गोलीय दर्पण बना सकते हैं, तो हमारा गोलीय दर्पण तैयार है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण तथा एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण तथा पहला, और दूसरा है हमारा अवतल दर्पण।
अब उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम इधर से काटेंगे गोलीय दर्पण, यानी कि जब हम मान ली सपोज कीजिए हम एक गोलीय दर्पण हमारा कट कर आया, तो अगर हम इस दर्पण को कलई करना यानी कि हम एक भाग को पेंट कर दें, तो अगर हम इस भाग को पेंट कर रहे हैं बाहर वाले भाग को, तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। तो हमारा कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। और अगर यही दर्पण कट कर आया है और अगर हम इसके अंदर वाले भाग को पेंट कर रहे हैं, इस भाग को अगर हम पेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि अगर हम बाहर वाले भाग को पेंट कर दें तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा, और अगर हम अंदर वाले भाग को पेंट कर दें तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जो कि दर्पण हमारा इसी प्रकार से बनेगा। त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इस प्रकार से कुछ हमारा दर्पण बनेगा। अब गोलीय दर्पण तो हम समझ गए कि ये हमारा अवतल होगा और ये उत्तल होगा। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि गोलीय दर्पण से ही संबंधित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है वो जिस कांच के, गोलीय दर्पण जो है वो जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। भाई गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग ही तो है। तो हमारा जो गोलीय दर्पण है वो जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी कि सपोज कीजिए हमारा ये गोलीय दर्पण हुआ, ये हमारा बाहर से कलई कर दिया, अगर इसको बाहर से पेंट कर दिया तो हमारा उत्तल दर्पण हुआ। तो इसका जो केंद्र होगा ये यही होगा कहीं पर। भाई ये पूरा सर्कल बनाइए तो यहीं पर होगा। तो इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी कांच के गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगली हमारी जो परिभाषा है वो हमारा दर्पण का ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव जो पी है इसे हम पी से डिनोट करेंगे। यानी कि दर्पण जो हमारा गोलीय दर्पण है तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जैसा कि दर्पण का मध्य बिंदु यही होगा तो इसे हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे हम उत्तल लेंस में भी बना देते हैं। उत्तल लेंस में दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा पीछे की तरफ होगा सी, और दर्पण का ध्रुव अपने जगह पर स्थित रहेगा। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव हो गया, तो इसे हम दर्पण का ध्रुव पी से डिनोट करेंगे। दर्पण के ध्रुव को हम पी से डिनोट करेंगे तथा वक्रता केंद्र को सी से। अब हमारी जो आगे की परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे हम। मुख्य अच्छा, अगर हम बाहर से इसको कलई कर दें, ये हमारा दर्पण का ध्रुव पी हुआ और ये हमारा वक्रता केंद्र सी हुआ। तो मुख्य अक्ष जो होता है वो हमारे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष इसे हम कहेंगे। हमारी जो अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब हमारी जो अगली टॉपिक है दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। चलिए देखिए मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो गया। अब हम मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे। दर्पण के समांतर, यानी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है
उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि दर्पण अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण हो, अवतल उत्तल दर्पण किसी भी प्रकार के दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब हमारा बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, सॉरी। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी तक की दूरी को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बनने के बारे में। प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक नियम। प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर जहां पर वो आपस में टकराती हैं उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर और उसके बाद जहां पर वो जिस बिंदु पर भी टकराती हैं परावर्तन के पश्चात, उसी बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। एक बात समझ में आई। अब प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनने के लिए हम 3 नियम को याद रखेंगे। प्रतिबिंब किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम 3 नियम को याद रखेंगे। पहला, बाहर से कड़ाई किया हुआ अवतल दर्पण है, ठीक। पहला नियम यह है कि ये हमारा वक्रता केंद्र सी, ये मुख्य फोकस हुआ। यानी कि पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि पहला नियम जो है प्रतिबिंब बनने के लिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम ये हुआ। और इसे उत्तल दर्पण में हमारा मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र थी और ये मुख्य फोकस है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएंगी, वो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। पहला प्रतिबिंब बनने के लिए मैंने एक नियम आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि, और अब आगे हमारा दूसरा और तीसरा नियम है। पहला नियम तो यह था कि जो किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम हमारा प्रतिबिंब बनने के लिए यह था। और दूसरा नियम हमारा यह है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आती हैं, जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आती हैं, परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। या जो किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हैं, परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अवतल दर्पण के लिए हुआ। और जो किरण, तीसरा नियम हमारा है कि जो किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएंगी। परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। या जो किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, वह किरण, उत्तल दर्पण के लिए है ये, वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रतिबिंब के बनने के लिए जो कंडीशन होती है, सारी कंडीशनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए जो कंडीशन जितनी भी हैं सारी हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ C, ये हमारा मुख्य फोकस हुआ F, यानी कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारी वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर हो, यानी कि हमारी वस्तु की स्थिति जो है वह अनंत पर हो, तब उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। पहले किरण ये हुई, और जो दूसरी किरण है अगर वो हमारी वक्रता केंद्र से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी, तो यह भी परावर्तन के पश्चात जो है उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कटान बिंदु हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से चलने वाली किरणों को परावर्तन के पश्चात जो कटान बिंदु मिलेगा वही हमारा प्रतिबिंब होगा। उसी बिंदु पर हमारा उसी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब हुआ, यानी कि जब हमारी वस्तु जो है उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा, हम इसे बिंदु वस्तु मानकर चलते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमारा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। अब हमने क्योंकि इसे बिंदु वस्तु मान लिया है, इसलिए हमारा बिंदु वस्तु में उल्टा या सीधा तो कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हमारा ये एक वस्तु होती तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनता। पहला नियम ये हुआ। अब जब हमारा दूसरा है उत्तल दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं, जब हमारी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी होगी, जब हमारी वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी होगी, तो हमारी जो पहली प्रकाश की किरण है वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसलिए मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी पहली प्रकाश की किरण। और जो किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब चूंकि ये फिगर हमारा जो है बहुत अच्छा नहीं बना है, इसलिए हम इसको दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं, ये गलत बन रहा है। अब पटरी प्रकार तो हमारे पास है नहीं, आप लोगों के पास पटरी प्रकार होगा, इसलिए आप लोग एक अच्छा फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पटरी प्रकाश के अभाव में वस्तु हमारा वक्रता केंद्र C पर रखी है, मुख्य फोकस ये F है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण चली, यहाँ मुख्य फोकस मान लेते हैं F। अच्छा फिगर बनाने का प्रयास, ठीक। अब दूसरा जो हमारा है, चलिए सही बन गया। दूसरी जो पहली प्रकाश की किरण है हमारा, जो मुख्य अक्ष के हमारे समांतर जा रही थी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो ये हमारी गई, देखिए। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है जो हमारी मुख्य फोकस से ही होकर आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो हमारा ये प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा, जो हमारा ये प्रतिबिंब है यहाँ पर बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। अब ये इस प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। समझ में आई बात? जब हमारी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी रहेगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यहाँ पर भी हमारा प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा, लेकिन चूंकि हमने इस वस्तु को बिंदु वस्तु मान रखी, इसलिए बिंदु में उल्टा या सीधा का कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए हम तीसरी बार बात करते हैं तीसरे प्रतिबिंब बनने के लिए। अब हमारा वक्रता केंद्र पर हो गया, मुख्य फोकस पर F पर हो गया। अब हम बात करेंगे मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु रखी है उसके बारे में। ये किरण यहाँ से निकल जाएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, तथा
जो किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब भी। अब इस प्रकार के प्रतिबिंब बनने के लिए हम सबसे कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच ही बनेगा, यानी कि यदि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच रखी है तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच ही बनेगा। लेकिन यह प्रतिबिंब हमारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से हल्का बड़ा बन रहा है। हो सकता है हमारे इस फिगर में सही फिगर ना बना हो, आप लोगों के पास जो है पटरी होगा, प्रकार होगा, तो आप लोग इस फिगर को सही से बनाइएगा। चलिए अब अगली बात करते हैं हम अगले प्रकाश के प्रतिबिंब बनने के बारे में। अब हमारी वस्तु जो है वो मुख्य फोकस F पर ही रखी जाएगी, यानी कि अब हमारी जो वस्तु है वो मुख्य फोकस F पर रखी गई। वक्रता केंद्र C हमारा यहाँ है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई, एक ये हुई। और जो हमारी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र हम यहाँ मान लेते हैं, वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है, तो हमारी उसी मार्ग में वापस लौट आई। अब चूंकि आप लोग जैसा देख रहे हैं ये जो है हमारी दो रेखाएं समांतर जा रही हैं, तो ये अनंत तक ही समांतर जाएंगी, इसलिए जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होगा, यानी कि हम प्रतिबिंब की कामना ही नहीं कर सकते हैं, अनंत पर प्राप्त होगा। यहाँ उल्टा प्राप्त हो रहा है, यानी कि वास्तविक तो प्राप्त होगा ही लेकिन अनंत पर होगा। कहाँ प्राप्त होगा इससे हमसे नहीं मतलब है, यानी कि अनंत पर हमारा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, जब हमारी जो वस्तु है वो मुख्य फोकस पर रखी होगी, तब हमारा प्रतिबिंब जो है अनंत पर प्राप्त होगा। चलिए अगली बात हम करते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। अब हमारा जो वो वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच रखी जाएगी, दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी जाएगी हमारी वस्तु। चलिए अब हम बात करते हैं, तो जब हमारा यहाँ वस्तु रखी है तो इसके समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, पहली बात ये हुई। और दूसरी बात वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण, जो किरण इस प्रकार से जाएंगी, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से जाएंगी, अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है, इस बात को हम जानते हैं। अब ये किरणें जो है इधर तो कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन इनको अगर हम पीछे बढ़ा दें, तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बनेगा। अब एक स्थिति यही आती है, अवतल दर्पण की एक यही स्थिति है, यानी कि जब हमारी वस्तु जो है मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखी जाएगी, तो हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। यानी कि अगर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के इस पार बनता है तो वास्तविक बनेगा, अगर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के इस पार बनता है तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर हमारा प्रतिबिंब नीचे को बनता है, वस्तु हमारी ऊपर को रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर हमारा प्रतिबिंब ऊपर को बनता है और वस्तु भी ऊपर को रखी है तो हमारा प्रतिबिंब सीधा होगा। तो एक स्थिति, इस स्थिति को हम विशेष ध्यान रखेंगे, जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस पर रखी थी तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना था, और जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखी है तो हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। चलिए अब हम प्रतिबिंब बनने पर उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र C, यहाँ मुख्य फोकस F, यहाँ पर हम उसको मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारा मुख्य फोकस F, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, F यहाँ पर बनेगा क्योंकि हमारे पास पटरी प्रकार नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बताया, इसलिए फिगर में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। जो किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आई वो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर, तथा जो किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर आई वो उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो हमारा जो बिंदु कटान बिंदु मिला वो हमें मुख्य फोकस पर ही मिला। दो किरणों का कटान बिंदु जो मिला वही हमारा प्रतिबिंब होता है, वो हमारा मुख्य फोकस पर ही मिला। यानी कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमें मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। अब दूसरी कंडीशन इसके लिए क्या है, तो दूसरी कंडीशन है यहाँ पर वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस अभी मानेंगे। अब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य वस्तु अगर कहीं भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहाँ मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, एक ये हुई। और दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ये उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हमारा जो कटान बिंदु मिला वो यहाँ पर मिला, यानी कि इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब हम इस प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रतिबिंब, सबसे पहली बात मैंने कहा था अगर दर्पण के इस पार प्रतिबिंब बन रहा तो आभासी बनेगा, तो यह प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु हमारी उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव P और अनंत के मध्य रखी है तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब बनने के बारे में हमने चर्चा की। अब हम अपने बढ़ रहे हैं अगली टॉपिक पर, चिन्ह पर पाठी पर। उत्तल दर्पण में और विशेष स्थितियां नहीं आएंगी, इसलिए हम आप बाकी की स्थितियों को छोड़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ इतनी ही स्थितियां आएंगी। अब हम बात करेंगे चिन्ह पर पाठी के बारे में। चिन्ह पर पाठी, आप लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्रकार से होता था चतुर्थांश। ये हो हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। चतुर्थांश के बारे में हम मैथ में चर्चा करेंगे, हम आगे एक वीडियो मैथ की भी बनाएंगे और उसमें हम चतुर्थांश के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं हमारा जो इस तरफ का जितना भी मतलब प्रोसेस होता था ये सब प्लस में होता था। मतलब इधर जितनी भी दूरियां हम नापते थे ये प्लस में नापते थे, और इसके ऊपर जितनी भी दूरियां हम नापते थे वो भी प्लस में नापते थे। अब बात करते हैं इसी बिंदु से ये हमारा मूल बिंदु कहलाता था चतुर्थांश में, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता था। इस बिंदु से इधर जितनी दूरियां हम नापेंगे वो हम माइनस में नापेंगे, और इधर जितनी दूरियां भी हम नापेंगे वो भी हम माइनस में नापेंगे। यानी कि अगर हमारा दर्पण कितने प्रकार से बनता था, एक अवतल दर्पण होता था तो वो हमारा इस प्रकार से बनता था, इस प्रकार से हमारा अवतल दर्पण हुआ। तो अवतल दर्पण के इधर हम जितनी दूरियां नापेंगे वो माइनस में लेंगे, और अवतल दर्पण के इधर जितनी दूरियां नापेंगे वो हम प्लस में लेंगे। अब अवतल दर्पण के ऊपर जितनी दूरियां हम नापेंगे वो प्लस में लेंगे, और अवतल दर्पण के नीचे जितनी दूरी हम नापेंगे वो माइनस में लेंगे। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के इधर जितनी दूरी नापेंगे प्लस में लेंगे, और इधर जितनी दूरी नापेंगे माइनस में लेंगे। अब उत्तल दर्पण के ऊपर जितनी दूरी नापेंगे प्लस में लेंगे, और उत्तल दर्पण के नीचे जितनी भी दूरी हम नापेंगे वो सब हम माइनस में लेंगे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमने चिन्ह प्रपाटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध।
हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि फोकस दूरी क्या होती है तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या हमारे दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है, हमारी जो मुख्य जो भी किरणें होती हैं वो यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती थी। तो मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस दूरी कहते थे, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते थे। यानी कि हमें r और स्मॉल f में रिलेशन ज्ञात करना है कि कैपिटल R और स्मॉल f में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसे अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम उत्तल दर्पण के लिए ज्ञात करेंगे, दोनों के लिए हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण, ये हमारा मान लीजिए M1 M2 एक अवतल दर्पण है। एक भाग में इसकी कड़ाई किया हुआ है। यहाँ हमारा मुख्य फोकस F है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र C है। चलिए, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आकर पड़ती है यहाँ मान लीजिए हमारा एक बिंदुवस्त है, जो अगर एक प्रकाश की किरण आई यहाँ पर इस प्रकार से पड़ी तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर निकल जाएगी। ये हमारा मान लीजिए एक वस्तु है, कोई वस्तु है, ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, और हम C से यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं। C से हमारा एक ये अभिलंब हो गया, जो हमारा CN हो गया। इस बिंदु को N मानते हैं, हमारा P है। और ये हमारे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को मैंने परावर्तन के नियम में ही बताया है, I से डिनोट करते हैं। क्या से? I से। ये हमारा A और P एक वस्तु है। और जो हमारा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच का कोण जो है वो R होगा। ये हमारा परावर्तन कोण है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये बन रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो कोण AN और कोण ANC जो है ये बराबर होगा कोण CNF के। ये क्यों बराबर होगा? जो कोण AN और C है आपतन कोण, यानी कि कोण CN और F यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये हम जानते हैं परावर्तन के नियम से। अब जो हमारी रेखा AN है, जो रेखा हमारी AN है और रेखा हमारी जो है BP, ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में पैरेलल है, यानी कि आपस में दो रेखाएं हमारी समांतर हैं। तो समांतर होने के बाद जो ये अभिलंब है NC, ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को मिलाती है। तो हमारा जो कोण I हुआ और ये कोण FCN हुआ, ये हमारे दोनों एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक शब्द एकांतर हमने बोला, एकांतर कोण के बारे में भी आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों कोण हमारे जो होंगे बराबर होंगे। दूसरा जो हमारा है कोण ANC इज इक्वल टू द कोण NCF, ये कोण बराबर हुआ। तो अब हमारा इसी पर्पज से, क्योंकि ANC दोनों कोण हैं, तो कोण NCF के बराबर है और कोण CNF के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण CNF इज इक्वल टू द कोण NCF, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि कोण CNF जो है ANC के बराबर है और कोण NCF भी कोण ANC के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इस हिसाब से हम देखेंगे जब, तो हमारा जो भुजा CF होगा, जो भुजा CF होगी वो बराबर होगी NF के। जो भुजा हमारी C और F होगी, यानी कि जो ये भुजा हमारी होगी, ये हमारी भुजा बराबर होगी NF के। ये क्यों? क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। यानी कि बराबर कोण, ये हमारा एक कोण ये और एक कोण ये दोनों बराबर हो, जैसा हमने सिद्ध किया, दोनों बराबर हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, भले ही हमारे फिगर में बराबर ना दिख रही हो, लेकिन बाय रूल ये बराबर हैं। तो हमारी जो भुजा है CF NF के बराबर होगी।
अब हम चलते हैं, बात करते हैं। यदि हमारा जो दर्पण का द्वारक है, यदि जो दर्पण का हमारा द्वारक है ये यदि छोटा हो तो हमारा जो NF भुजा है ये जो है लगभग बराबर होगी हमारी FP के। अगर ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो हम इस बात को मान कर चलते हैं कि यदि हमारा जो दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो हमारी NF ये भुजा है ये FP के लगभग बराबर होगी। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारी जो CF भुजा है ये बराबर होगी FP के। जो हमारी CF भुजा है FP के बराबर होगी। अब हम लिख क्या सकते हैं, देखिएगा, हम PC को क्या लिख सकते हैं, PC इज इक्वल टू द CF प्लस FP। भाई हम एक ये मान लीजिए रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये C और P, बीच में हमारा ये बिंदु है F। तो इस पूरी रेखा को हम क्या CF प्लस FP नहीं कह सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ से 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो हम पूरी रेखा 9 सेंटीमीटर की है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 + 4 = 9? इस रेखा को हम 5 + 4 = 9 कह सकते हैं, वही हमने वहां पर लिखा है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी को कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं और मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये तो हमारा जो PC है वो हमारा हो जाएगा स्मॉल माइनस R कैपिटल R इक्वल टू जो हमारा CF है और CF और FP बराबर है तो हम CF के स्थान पर FP ही लिख देते हैं। FP प्लस FP इज इक्वल टू 2FP, दोनों बराबर हुआ तो 2FP। एक FP को हम क्या लिख सकते हैं, -2F। क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है ऊपर का, तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा नीचे आया क्या कि PC इज इक्वल टू 2FP आ गया। अब चूंकि हम दर्पण के ध्रुव से इधर नाप रहे हैं, आप चतुर्थांश में याद करिएगा कि दर्पण के ध्रुव से मतलब चतुर्थांश में मूल बिंदु से जब हम इधर नापते थे तो वह दूरी हम माइनस में लेते थे। तो हमारा जो PC है वो हो जाएगा -R इज इक्वल टू 2FP। यानी कि जो हमारा ये FP है ये दूरी भी हम माइनस में लेंगे। अब 2 हमारा आगे लगा है 2 और यहाँ तक की दूरी -F होगी तो -2F। दोनों पक्षों में माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 2F। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू R/2। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आया है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में, वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यानी कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वो हमारा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उत्तल दर्पण के लिए भी यही फार्मूला होगा और अब हम सिद्ध करेंगे इस फार्मूले को उत्तल दर्पण के लिए। चलिए देखते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस F, ये हमारा वक्रता केंद्र C। हमारी किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण यदि वह फोकस की ओर आएगी इस प्रकार से तो वह मुख्य अक्ष के समांतर में चली जाएगी। हमारा हुआ M1 M2 एक अवतल दर्पण है। हमारा जो ये एक A और B ये आपतित किरण तथा B और C ये परावर्तित किरण, और यहाँ से हम एक अभिलंब डालेंगे जो सीधा हमारा वक्रता केंद्र तक होगा। इस प्रकार से हमने अभिलंब डाल दिया। अब ये ठीक है। N व C, NC हमारा एक अभिलंब है। हमारी A और B आपतित किरण, जो किरण हमारी मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। हमारा N और C जो है ये हमारा अभिलंब हुआ।
अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब हम इस त्रिभुज में मतलब इस फिगर में बात करते हैं। हमारा जो कोण ए बी और एन होगा इज इक्वल टू होगा कोण एन बी सी के, यानी कि ये परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिएगा जो हमारा कोण ए बी एन है यह बराबर होगा कोण एफ बी सी के, यानी कि कोण जो ये हमारा एफ बी और ये सी है, यानी कि ये वाला कोण जो है यह भी कोण ए बी और एन के बराबर होगा। क्यों? ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमने कहा शीर्षाभिमुख, इसकी भी परिभाषा हम अपने आगे के आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप लोग अभी इतना जानिएगा। अगर आप लोगों को शीर्षाभिमुख या हमने अभी एकांतर और तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा जैसी कई बातें की तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि हमें हमारे लिए वीडियो बनाइए। चलिए देखते हैं हम आगे। ये हमारा कोण दोनों बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में है। अब हमारा हम जो बात करते हैं, अगर हम इस भुजा को आगे हम बढ़ा दें इस प्रकार से, तो ये कोण अगर दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, और अगर दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को अगर इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो हमारा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। अब हम आगे की वीडियो में बताएंगे कौन सा कोण है, आगे की वीडियो में बताएंगे और क्यों बराबर होता है। चलिए देखिए, तो हमारा जो एक ये समांतर रेखाएं हो गई है और जो ये वाली किरण हमारी आई है अभिलंब वाली किरण, अभिलंब जो हमारा आया है, देखिएगा इसे ध्यान से, ये भी इस तिर्यक रेखा की जैसे काम कर रहा है। तो हमारा जो कोण ये वाला हुआ और कोण परावर्तन कोण जो हुआ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिएगा इसी नियम से, तो कोण एन बी सी इज इक्वल टू द कोण बी सी एफ। हमने अभी बताया कि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब इस हिसाब से कोण एन बी सी जो है कोण ए बी एन के बराबर है और ए बी एन जो है एफ बी सी के बराबर है। तो हमारा जो होगा कोण एफ बी सी इज इक्वल टू कोण बी सी एफ, यानी कि कोण एफ बी सी इज इक्वल टू द कोण बी सी एफ। यह कोण और यह कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब इस कोण के सामने की भुजा कोण भुजा एफ बी और इस कोण के सामने की भुजा एफ सी है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। कोण भुजा एफ बी इज इक्वल टू द एफ सी, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ये हमने पहले अभी आपसे बताया। यदि हम आपको ऊपर का अभ्यास कर देते हैं, आप लोगों को जो बात ना समझ में आए आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपकी सभी समस्याओं को समाधान करेंगे, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए देखिए, एफ बी जो भुजा है हमारी वो एफ सी के बराबर है। अब हम फिर पी सी को क्या लिख सकते हैं? पी सी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी। अब फिर हम वही बात करेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो भुजा हमारी जो एफ बी होती वो हमारी पी एफ के बराबर होती, इसे हम मानेंगे। ये होती मतलब एक्चुअल में नहीं आएगी, ये ना एक्चुअल में हमारे फिगर में तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में होगी नहीं। इसे हम मान लेंगे कि जो हमारी भुजा होगी एफ बी जो होगी वो लगभग बराबर होगी पी एफ के। एफ बी जो होगी हमारी वो पी एफ के बराबर होगी। अब जब एफ बी हमारी पी एफ के बराबर होगी तो पी एफ बराबर होगी एफ सी के। पी एफ जो होगी बराबर वो एफ सी की होगी। तो इसी हिसाब से हमारा हो गया पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। अब हमारा जो एफ सी है पी एफ के बराबर ही है, तो हमारा जो ये हो गया 2pf हो जाएगा, क्योंकि एफ सी जो है इसे हम पी एफ लिख सकते हैं, pf लिख सकते हैं, तो हमारा 2pf हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं, तो हमारा जो पीसी है फिर हम चिन्ह प्रपाटी देखेंगे। अब ये दर्पण से जितनी भी दूरियां नापेंगे हम उस ओर नापेंगे। तो हमारा जो पी से सी तक की दूरी होगी ये हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, इसे हम आर से डिनोट करेंगे। आर से प्लस में लेंगे क्योंकि उधर जो नापते हैं प्लस में, और
P से F तक की दूरी हमारी फोकस दूरी होगी, इसे हम F से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। तो R इज इक्वल टू 2F, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू R/2। F इज इक्वल टू R/2। तो लीजिए हमारा ये फार्मूला भी उत्तल दर्पण के लिए भी सिद्ध हो गया। करने वाले हैं जो हमारी अगली टॉपिक है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वस्तु की दूरी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल b से डिनोट करते हैं तथा फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो अब हम जो संबंध ज्ञात करने वाले हैं, जो रिलेशन ज्ञात करने वाले हैं, वो u, b और f के बीच में ज्ञात करने वाले हैं। तो इस संबंध को हम दोनों दर्पणों के लिए ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले फिगर के बारे में बात करते हैं। ए बी हमारी एक वस्तु थी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो बिंदु बी से यानी कि शीर्ष से चली, वो वक्रता केंद्र से होकर जाने के कारण उसी मार्ग में ये वापस लौट गई। दोनों बिंदुओं के कटान बिंदु पर हमारा मिलता है प्रतिबिंब, तो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल गया प्रतिबिंब। अब हमारा जो हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया, MN एक अभिलंब है, यह दर्पण का ध्रुवीय है, M1 एक अवतल दर्पण है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। अब हमारा यहाँ पर सबसे पहले दो त्रिभुज देखेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश और C के बारे में। हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारा जो पहला है कोण CA और B जो है वो हमारा बराबर होगा कोण CA डैश और B डैश के बराबर। यानी कि जो हमारा यह कोण होगा, यह कोण यह बराबर होगा हमारे इस कोण के। ये दोनों समकोण हैं, दोनों समकोण हो गया, दोनों हमारा बराबर हो गया। अब हम अगली बात करने वाले हैं, जो हमारा कोण होगा कोण A C और B की जो कोण हमारा ये और ये कोण, यानी कि ये कोण वो बराबर होगा हमारा कोण C A डैश और B डैश। ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर होंगे। अब जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, तो तीसरा कोण जाहिर सी बात है कि बराबर ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अतः जब इसके दो कोण बराबर हो गए तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्या हो गए? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब आप ये मत देखिएगा कि ये वाला त्रिभुज बड़ा है ये छोटा है, तो ये समरूप कैसे हुए? समरूप की भी परिभाषा हम अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। समरूप भी एक शब्द है जिसको आप लोग नोट रखिएगा, हम आगे आने वाली परिभाषा में अपने समरूप को भी डिफाइन करेंगे। समरूप का मतलब ये हुआ कि जिस त्रिभुज के यानी कि दोनों समकोण होने चाहिए, मतलब समान प्रकार के त्रिभुज होने चाहिए। अगर एक त्रिभुज समबाहु है तो दूसरा भी समबाहु ही होना चाहिए, चाहे उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर प्रत्येक हो और उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर प्रत्येक हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज का एक नियम है कि यदि त्रिभुज अतः त्रिभुज A B C और त्रिभुज A डैश B डैश C ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज का नियम है कि जो भुजा इसकी अपान वो भुजा उसकी बराबर होगी, मतलब दोनों की भुजाएं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि हमारी AB अपान A डैश B इज इक्वल टू होगा AC अपान A डैश C के। जो हमारा AB होगा वो हमारा A डैश B इसकी समान यही भुजा समान है, तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो बराबर होगा AC अपान A डैश C के। यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा ये बराबर होगा हमारे समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसको हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। याद रखिएगा ब्लैक बोर्ड में हमारे जगह कम होने के कारण जो हमें बार बार इसको मिटाना पड़ रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में कोण FM
और n जो होगा ये बराबर होगा हमारे कोण एफ ए डैश और बी डैश के। ये दोनों समकोण हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों बराबर होंगे। फिर भी वही शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण बी डैश एफ और ए डैश यह बराबर होगा हमारा कोण एम एफ कोण एम एफ और एन के। यानी कि सबसे पहला कोण जो हमने बात की वो इस कोण और इस कोण के बारे में बात की, यानी कि जो एफ एम एन यानी कि एफ एम एन इस कोण के बारे में बात हुई, वो बराबर होगा हमारा एफ ए डैश बी डैश के ये कोण। और जो हमारा अगला कोण है बी डैश एफ ए डैश यानी कि ये वाला कोण जो बराबर होगा एम एफ एन के बराबर होगा इस कोण के। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। हमने पहले ही बताया शीर्षाभिमुख कोण, सामने के कोण, इसके बारे में बात करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण है, आगे हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये शीर्षाभिमुख कोण। अब इस त्रिभुज के भी दो कोण समान हो गए, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज का नियम, हम समरूप त्रिभुज के नियम से चलते हैं, तो हमारी जो भुजा होगी एम एन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू द एफ एम अपान ए डैश एफ। समरूप त्रिभुज का यही नियम है, यानी कि हमारा जो त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है ये समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज का यही नियम है। तो हम इसको समीकरण 2 मानकर चलते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। चलिए, हमारा पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब जो हमारा ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो हमारी जो रेखा ए बी होगी, यानी कि वस्तु ए बी जो होगी वो अभिलंब एम एन के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर जो दो समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी, तो चाहे यहाँ नापे चाहे यहाँ नापे, दोनों दूरियां समान है। तो हमारा जो ये होगा एम एन जो होगा एम एन इज इक्वल टू द ए बी, ये हमारा आपस में बराबर होगा। तो अब हमारा एम एन के स्थान पर यहाँ पर हम ए बी लिख रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं एम एन के स्थान पर ए बी, तो ये हमारा आ गया ए बी अपान ए डैश बी इज इक्वल टू द एफ एम अपान ए डैश एफ। ये अब हमारा समीकरण निकल कर आया, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, आप लोग याद कीजिएगा कि ए बी अपान ए डैश बी इज इक्वल टू द ए सी अपान ए डैश सी। तो हमारा ए बी अपान ए डैश बी जो बराबर है एफ एम अपान ए डैश एफ के, और ए बी अपान ए डैश बी जो हमारा बराबर है ए सी अपान ए डैश सी के। तो हमारा जो ये दोनों हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा जो बराबर हो जाएगा, अब आगे देखिए, तो हमारा बराबर हो गया एफ एम अपान ए डैश एफ इज इक्वल टू द ए सी अपान ए डैश सी। ये दोनों बराबर हो गए हमारे। चलिए आगे देखते हैं। अगर फिर वही बात करते हैं कि अगर हमारा दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु यम जो है वो बिंदु पी के अत्यधिक निकट होता। अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता, सपोज कीजिए अगर दर्पण का द्वारक कितना होता, तो यहाँ से अगर अभिलंब डाले थे तो यहाँ पर बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता, बहुत कम ही अंतर होता। यानी कि हम भुजा एफ एम को भुजा एफ पी के बराबर मान सकते हैं। भुजा एफ एम को हम भुजा एफ पी के बराबर मान सकते हैं। ये एक्चुअल में है नहीं, इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एम जो है वो बिंदु पी के बहुत अधिक निकट हो जाएगी, इसलिए इसको हम मान लेंगे। चलिए अब हमारा देखिए समीकरण क्या बना, एफ पी अपान ए डैश एफ इज इक्वल टू ए सी अपान ए डैश सी। अब हमारा समीकरण ये बनकर तैयार हुआ। चलिए अब हम देखते हैं इसको, इस समीकरण को हम नोट रखेंगे, बाकी को हम मिटा रहे हैं। इस वाले समीकरण को हम नोट रखेंगे, बाकी को हम इरेज कर देंगे। चलिए इसके ऊपर वाला सर हम इरेज कर रहे हैं।
हमारा जो ये वाली रेखा है, इस रेखा को आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर ये दर्पण है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर जो हमारा है वो हमारा बिंदु C है, उसके आगे जो है ये हमारा बिंदु A है यहाँ पर, क्योंकि वस्तु यहीं पर रखी है, हमारा बिंदु ये है। और बीच में यहाँ पर कहीं जाकर हमारा बिंदु A' है और फिर आगे थोड़ा जाकर हमारा बिंदु F है। इन सारे बिंदुओं को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे अपने। इस समीकरण को हम ऊपर लिख देते हैं, सॉरी, FP अपान A'(F) इज इक्वल टू द AC अपान A'(C)। चलिए इसको रेड करते हैं। अब जो हमारा FP है, यानी कि F और P, जो हमारा FP है वो हमारी हो गई फोकस दूरी, इसको हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। चलिए, हमारी ये फोकस दूरी को इसको हम टच नहीं करेंगे। अब हमारा जो A'(F) है, A'(F) इसको हम क्या लिख सकते हैं? FP तो हमारा उसको टच नहीं करेंगे। अब A'(F) को क्या लिखेंगे? P' माइनस PF। क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, लेकिन P से यहाँ सबकी दूरी पता है, यानी कि P से F तक की दूरी हमारी हो गई फोकस दूरी, जिसे हम F से डिनोट करेंगे। P से A' तक की दूरी हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो गई, जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे। P से C तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। P से A तक की दूरी हमारी वस्तु की दूरी हो गई, जिसे हम U से डिनोट करेंगे। लेकिन F और A' के बीच की दूरी हमें नहीं पता थी, इसलिए हमें इसको ऐसे दूरियों में तोड़ना था जो हमें पता हो। तो P' हमें पता है और PF हमें पता है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसलिए हमने इसे ऐसा लिखा। AC हमें नहीं पता है, लेकिन PA हमें पता है, माइनस PC हमें पता है। तो PA में से अगर PC घटा देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब A'(C) के बारे में बात करेंगे। A'(C) तो इसे हम PC माइनस PA' में तोड़ेंगे, यानी कि PC हमें पता है और PA' हमें पता है। जो जितनी भी सिचुएशन यहाँ पर थी, सेम वही सिचुएशन ये है। इसको हमने अलग इसलिए बताया ताकि आप लोग अच्छे से इस बात को समझ जाएं। चलिए हम आगे बात करते हैं। कल कराया। चलिए अब हम एक एक दूरियों को लिख लेते हैं। यहाँ से हमारी F और P के बीच की दूरी, हमारा जो वो दर्पण का, सॉरी हमने चित्र को निकाल दिया है। यहाँ से हमारा चित्र इस प्रकार से था कुछ। यहाँ से हमारा ये A था बिंदु, यहाँ हमारा वक्रता के अंदर C था, यहाँ हमारी प्रतिबिंब की दूरी बिंदु A' था, यहाँ हमारे मुख्य फोकस F था और यहाँ हमारा दर्पण का ध्रुव से दूरी P थी। तो हम अब एक एक दूरियों को डिफाइन करते हैं। F और P जो हमारी फोकस दूरी है, इसको हम माइनस F से डिनोट करेंगे। दर्पण के इधर नाप रहे हैं, माइनस F से डिनोट करेंगे। अब हमारी जो दूरी है PA' जो है, ये हमारी PA' प्रतिबिंब की दूरी थी, तो इस दर्पण के इधर नाप रहे हैं, माइनस में होगी, तो ये हमारी माइनस B होगी। अब हमारी जो अगली दूरी है PA जो है हमारा, PA हमारी वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी दर्पण के इधर नाप रहे हैं, तो हमारी माइनस U होगी। अब अगली जो दूरी है हमारी PC इक्वल टू हमारी वक्रता त्रिज्या है, दर्पण के इधर नाप रहे हैं, माइनस R होगी। बस PC PA' सभी तो हो गए। चलिए अब हम इसको अपने में डाल देते हैं, आगे हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। चलिए आगे देखते हैं। FP के स्थान पर माइनस F अपान PA' के स्थान पर माइनस B और माइनस FP के स्थान पर माइनस F इज इक्वल टू PA के स्थान पर माइनस U और माइनस PC के स्थान पर माइनस R अपान PC के स्थान पर माइनस R और माइनस PA' के स्थान पर माइनस B। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने बताया F बराबर R/2, तो R इक्वल टू 2F होता है, तो R के स्थान पर हम 2F रख के बात करेंगे इसको। तो ये माइनस F अपान माइनस B प्लस F इज इक्वल टू माइनस Q प्लस 2F
आर के स्थान पर 2f हमने रख दिया अपान -2f प्लस बी। यहाँ आर के स्थान पर हमने 2f रख दिया। जब हमने ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और यहाँ भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। तो अब हम इसको 3x मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई। तो दिस इंप्लाइज दैट सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ बी आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यू बी माइनस 2f v और उसके बाद में फिर माइनस एफ यू और प्लस 2f स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर 2f स्क्वायर इधर प्लस में है और 2f स्क्वायर इधर प्लस में है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हमने सबसे पहले 2f को इधर f से मल्टीप्लाई कराया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 2f मल्टीप्लाई बाय f तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर b को मल्टीप्लाई कराया तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, फिर f मल्टीप्लाई बाय b तो f b हो गया, फिर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करा रहे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया तो u मल्टीप्लाई बाय b u b हो गया। फिर 2f से मल्टीप्लाई कराएंगे b में तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 2f मल्टीप्लाई बाय b तो 2f b हो गया। फिर अगला f से मल्टीप्लाई कराएंगे u में तो ये माइनस एफ यू आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। फिर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा और 2f मल्टीप्लाई बाई f तो 2f स्क्वायर आ जाएगा। 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर उधर भी है, दोनों कट जाएगा। हमारा बच्चा क्या 2fb जो इधर है उसको हम उधर ub को इधर ही रहने देंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा ub इज इक्वल टू द 2fb माइनस में 2fb इधर ला रहे हैं ना, तो 2fb इधर प्लस में माइनस fb और प्लस fu, ये दोनों हम इधर ले आए हैं और ub को उधर ही रहने दिया है। तो चलिए आगे का हम देखते हैं। एक परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे किसी का भी हो। ub इज इक्वल टू fb प्लस एफ यू, ये हमारा समीकरण बन के आया। अब हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में एफ यू और बी से दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं, से दोनों पक्षों को भाग देने पर यू बी अपान एफ यू बी इक्वल टू एफ बी अपान एफ यू बी इक्वल प्लस एफ यू अपान एफ यू बी। चलिए आगे देखते हैं। यू बी से यू बी यहाँ पर कट जाएगा, बी से बी और एफ से एफ कट जाएगा, एफ से एफ यू से यू कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, ऊपर 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी बचा। ये जो होगा हमारा दर फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के बीच में संबंध निकल के हमारा आया। हमारा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। ये हमारा जो रिलेशन है ये फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच में है। चलिए अब इस फार्मूले को उत्तल लेंस द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। काफी इस फार्मूले को उत्तल लेंस में इसलिए नहीं सिद्ध कर रहे हैं ताकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, और अगर आप लोगों को उत्तल लेंस में भी इस फार्मूले की जरूरत है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कृपया व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको रफ या वगैरह में किसी में भी लगाकर उसको आपको सेंड कर देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं आवर्धन। हमारी जो अगली टॉपिक है आवर्धन है। आवर्धन क्या होता है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई चलो सही
आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है हमारा, वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को कैपिटल आई से और वस्तु की लंबाई को कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और आवर्धन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। ये हमारा आवर्धन का फार्मूला हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए इसके लिए हम फार्मूले का निगमन करते हैं। हम उत्तल दर्पण के लिए इस फार्मूले का निगमन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से एक फिगर बना लेते हैं। हमारी वस्तु यहाँ से चली फोकस से, वक्रता केंद्र से, ये हमारा C, ये हमारा F, ये हमारा A, B, ये हमारा बिंदु M, ये हमारा N, M1, M2 एक उत्तल दर्पण, ये प्रकाश की किरण इधर आई तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ये इधर आई तो यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश, B डैश, ये हमने परावर्तन बना दिया इस प्रकार। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम त्रिभुज A, B, हमारा बिंदु P, A, B और P तथा त्रिभुज A डैश, B डैश और P में। यानी कि ये त्रिभुज जो हुआ हमारा और हमारा जो त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें जो हमारा हुआ पहला कोण कोण C A B जो होगा यह बराबर होगा कोण B डैश, A डैश और P के। दोनों समकोण हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब हमारा जो अगला कोण है कोण B P A इज इक्वल टू होगा कोण B डैश P और A डैश के, क्योंकि ये हमारा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब अगर मान ले तो ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होंगे। अब हमारा दोनों त्रिभुज हुआ, ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज हो गया और समरूप त्रिभुज होने के नाते फिर हम वही रूल लगाएंगे। यानी कि हमारा जो भुजा ये A डैश B डैश अपान AB इज इक्वल टू द A डैश P अपान AP, इस नाते ये हो जाएगा। समझिए आप, दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमने समरूप त्रिभुज का नियम बता दिया है, तो समरूप त्रिभुज के नियम से ये होगा। तो हमारा जो A डैश B डैश है ये हमारी प्रतिबिंब है, ये हमारा A डैश B डैश प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं। I चूंकि दूरी हम दर्पण के यहाँ वो चतुर्थांश के नीचे नाप रहे हैं, माइनस में लेंगे। अब O यहाँ से हम ऊपर नापेंगे, AB वस्तु की लंबाई है जिसे हम O से डिनोट करेंगे। जब हम ऊपर नापते हैं तो उसे हम धनात्मक लेंगे, प्लस में लेंगे, इज इक्वल टू हमारा जो A डैश P है ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी इसे हम भी दर्पण से इधर नाप रहे हैं तो माइनस में लेंगे, माइनस B अपान। अब हमारी PA जो है, ये P जो है ये वस्तु की दूरी है, इसे हम माइनस में लेंगे, माइनस U। तो हमारा ये माइनस तो कट गया। इसीलिए हमारा जो फार्मूला बन के आया, दिस इंप्लाइज दैट I अपान O इज इक्वल टू द माइनस B अपान U। रेखीय आवर्धन का जो हमारा सूत्र निकल कर आया, इसे हम एक बराबर इसके एक नियतांक मान लेते हैं M। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है ये हो गया रेखीय आवर्धन का फार्मूला। अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो किसी भी फार्मूले को समझने में, हमारे द्वारा पढ़ाई के किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर
हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब आगे की बात जो है न्यूमेरिकल जो बचता है, वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण हम न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों को जिस न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम आएगी आप उस न्यूमेरिकल का फोटो लेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसे सेंड कर देंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सभी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा। अगली जो हमारी वीडियो होगी, इसका पार्ट सेकंड जो होगा वो हमारा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में होगा। प्रकाश का अपवर्तन अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो हमारी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में की अंतिम टॉपिक है दर्पणों का उपयोग। तो दर्पणों के उपयोग में सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का उपयोग बताएंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है, जो कि उत्तल दर्पण अनंत पर स्थित वस्तुओं के भी प्रतिबिंब पास में बनाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे आने वाली गाड़ियों को, यानी कि वाहनों के जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइटों जैसे रोड साइड में जो लाइटें होती हैं उनका प्रकाश को बिखेरने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब जैसे और भी कई उपयोग हैं जिनको आप पुस्तक में जाके पढ़ सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं, जो ज्यादा नहीं बता रहे हैं। वीडियो काफी लंबी वैसे ही हो गई है। चलिए अगली बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो जो हमारा अवतल दर्पण का जो हमारा उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो दाढ़ी बनाने वाले शीशे में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो है अवतल दर्पण का उपयोग लेंस में करते हैं, जो हमारे छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है, जैसे नाक, कान और गले की जांच करने वाले डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई हो तो कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक ही वीडियो में बनाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है क्योंकि वैसे ही ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी, इसका पार्ट सेकंड जो आएगा वो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आएगा तथा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जितने भी बात हैं हम उनमें पढ़ाएंगे। हमने जितने भी शब्द आपसे वादा किया था कि हम तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा और ऐसे शीर्षाभिमुख, एकांतर इत्यादि शब्दों के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो जुड़े रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।